तो आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा फ्रांस का संविधान। फ्रांस में अब वर्तमान में 5वां संविधान अर्थात 4 उसमें संविधान में संशोधन हो चुके हैं और 5वां भी हो चुका है। इसलिए चौथे संविधान में संशोधित कर 5वां संविधान बनाया गया है और हमारे पाठ्यक्रम में 5वां संविधान अर्थात पंचम गणतंत्र लगता है। उस संविधान की हम आज विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। 5वें संविधान की हम विशेषताएं आज पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं हैं जो बीए थर्ड सेमेस्टर में लगता है और एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभकारी वीडियो रहेगा और बाकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस में अगर ये है तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फिर चलते हैं आज के इस वीडियो के अंदर, आपको बताते हैं। और इस वीडियो के अंदर अर्थात ये पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषता, इसमें आपको वो क्वेश्चन और वो रीडिंग करवाई जाएगी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वैसे तो ये पंचम गणतंत्र संविधान है, इसकी विशेषताएं कितनी पढ़ दो, पर इसमें आपको वो बता दूंगा जो एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और क्योंकि क्वेश्चन आपके आएगा पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं लिखूँ, इसमें इस ज़्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो 3 या फिर 4 पेज से बनेगा। तो इस तरह मटेरियल आपको बता दिया जाएगा, इससे बाहर पर्सन कहीं नहीं जाएगा। तो फिर चलो आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो भी 5वां गणतंत्र है का संविधान है वो बना क्यों, मतलब इस 5वें गणतंत्र के संविधान को लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्या हमारे पास जो पहला चौथा संविधान था फ्रांस में, क्या वो सभी दृष्टि से पूर्ण नहीं था? सभी दृष्टि तो पूर्ण ये चौथा संविधान था वो भी नहीं है और 5वां संविधान भी नहीं है। तो चौथा संविधान पूर्ण नहीं था, इसलिए उन्होंने 5वां संविधान बनाया उसमें संशोधित करके। तो फिर चलते हैं। चतुर्थ गणतंत्र के अंत का तात्कालिक कारण ये प्रशासनिक दोष नहीं था, मतलब चतुर्थ गणतंत्र था उसका अंत हुआ था, उसका जो कारण था, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबी प्रोसेस थी, बल्कि यह एक साथ ही हो गया था। उसका कारण को मैं छोटा कर लेता हूँ पेन को। उसका तात्विक कारण ये प्रशासनिक दोष नहीं था, वरन सेना में राजनीतिक तत्वों का प्रवेश था। सेना में राजनीतिक तत्व अर्थात सेना ने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण ये हुआ था। मई 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध 1958 में अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना थी जो उन्होंने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह कर नवनिर्मित फ्रांसीसी मंत्रिमंडल पर फ्रांसीसी अल्जीरिया को समाप्त करने का आरोप लगाया और इसे घुटने टेकने वाली सरकार का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुटने टेकने वाली सरकार किसे कहते हैं। तो घुटने टेकने वाली सरकार फ्रांस की जो सरकार है उसे घुटने टेकने वाली सरकार कहा जाता है। विद्रोही सेना ने मांग की फ्रांस का शासन जनरल डी गोल, फ्रांस का जो प्रथम राष्ट्रपति था वह जनरल डी गोल ही था, कि फ्रांस का जो शासन है वह डी गोल को सौंपा जाना चाहिए, जिससे फ्रांस की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सके। लगभग इसी समय कोर्स का दी में, आप इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। सेना में राजनीतिक तत्व था, सेना ने विद्रोह कर दिया था। अल्जीरिया में ये याद रखो तो रख लेना, आपकी मर्जी है। अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी सरकार में, मतलब अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने उसी ने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था विरुद्ध। और नवनिर्मित फ्रांसीसी मंडल, जो यहाँ पर फ्रांसीसी मंत्रिमंडल बना था, उसको कहा कि इसको समाप्त करोगे और जो शासन है ये डी गोल को सौंप दो। इसी कारण से घुटने टेकने वाली सरकार का था। और अगर हम शासन है उसको डी गोल को सौंप देंगे तो फ्रांस की खोई हुई शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सकेगी। और इसी वक्त कोर्स का द्वीप में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और भय होने लगा कि कहीं फ्रांस में गृह युद्ध नहीं हो जाए, अर्थात फ्रांस के अंदर गृह युद्ध नहीं हो जाए। इसलिए इसी का जून 1958 में जनरल डी गोल को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कि जून 1958 में फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, डी गोल को फ्रांस का प्रधानमंत्री कब बनाया, तो एक ही बात होगी। फिर डी गोल ने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर है ना
वो फ्रांस के लिए एक नया संविधान बना दूंगा। और ये क्वेश्चन बनाया जाता है कि जो ये पंचम गणतंत्र का संविधान था उसका निर्माण किसने किया। तो डी गोल के मंत्रिमंडल के सदस्यों और एक मनोनीत परम शरणार्थी सभा के 39 सदस्यों ने 3 महीने के को अवधि में ही संविधान का निर्माण कर दिया। याद रखना कि जो संविधान का फ्रांस का पंचम गणतंत्र का संविधान है उसका निर्माण 3 महीने के अंदर हुआ था। और एक मनोनीत परम शरणार्थी सभा थी, उसके 39 सदस्य थे और डी गोल के मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। कर देता हूँ अभी। फिर 4 सितंबर 1958 के दिन 4 सितंबर 1958 के दिन संविधान प्रकाशित हुआ। जनरल डी गोल को जून 1958 में बना दिया गया था और 4 सितंबर 1958 के दिन संविधान प्रकाशित हुआ। और 1 महीने बाद मतलब उस पर है ना 4 अक्टूबर 1958 के इस संविधान को लागू किया, क्योंकि एक महीने तक उस संविधान पर है ना जनमत संग्रह के लिए मतदान किया गया था। और मतदान में जो भाग लिया था वो 80% संख्या थी और उन्होंने कहा था हमें यह संविधान मान्य है। उन्हें अपने संविधान को प्रयोग बता दी। इसलिए जिस दिन संविधान प्रकाशित हुआ था उसके 1 महीने बाद अर्थात 4 अक्टूबर 1958 के दिन संविधान को लागू किया गया था। फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि फ्रांस का संविधान 4 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। फ्रांस का संविधान निर्मित कब हुआ था? 4 सितंबर 1958 को निर्मित हुआ था। और डी गोल को कब प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो जून 1958। ये क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। फिर आगे चलते हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं, कि जो 5वां गणतंत्र है उसके संविधान की विशेषताएं। हमारे बेसिक ये टॉपिक नहीं लगता है परंतु ये इसकी भूमिका के लिए अत्यंत अनिवार्य है। ये पढ़ेंगे तो हमको 5वां जो गणतंत्र है ना वो एकदम सही तरीके से समझाएगा, इसलिए आपको ये पढ़ाया है। फिर चलते हैं पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं। राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए डी गोल के नेतृत्व में 1958 में संविधान को अपनाया गया था। 4 अक्टूबर 1958 को ऊपर बता दिया था आपको, अपनाया गया था। इस संविधान के विषय में डी गोल का कहना था। ये लाइन इस तरीके से पूछी जा सकती है कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया है। यह किसने कहा? यह डी गोल ने कहा। या फिर ये लाइन देखकर आपको पूछ सकता है इसका भावार्थ सिद्ध कीजिए, इसका मतलब बताइए, इसका अर्थ बताइए, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या बताइए। तो आपको यही चीज़ें लिखनी होगी और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना होगा। आगे ये हम देखते हैं इसकी संविधान की विशेषताएं। पहली क्या है? संविधान की प्रस्तावना। जो पहली विशेषता है वो है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना मतलब क्या? जो संविधान सामान्यतः सभी संविधानों में एक प्रस्तावना का समावेश किया, जैसे भारत की भी एक प्रस्तावना है, सभी संविधानों में होती है। इस संविधानों में क्या बताया जाता है? इसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें स्रोत, आदर्श और लक्ष्य इस प्रकार की मतलब घोषणा की जाती है। ये आप चतुर्थ गणतंत्र तो हमारे है नहीं, तो ये वाली लाइन मत पढ़ना। अब भाई क्या है? संविधानों की प्रस्तावना इस दृष्टि से विशेष है कि इनमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा करने के बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। उसको मिटा देता हूँ मैं। मतलब क्या होता है? जो संविधान की प्रस्तावना होती है उसमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है, परंतु जो फ्रांस का 5वां गणतंत्र है उसमें नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया गया है। और इस प्रस्तावना के अंदर ही जो लिख रखा है ना, ये पैराग्राफ मौलिक अधिकार वाले, मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसको हम दूसरा मतलब विशेषता पॉइंट बना के लिख देंगे, मौलिक अधिकार। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना ये ही 3 मूल तत्व है। यही 3 मूल, ये नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ, यही उसकी मूल विशेषता है।
मतलब जो मौलिक अधिकार है वो क्या कह दिए गए, स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये तो है सभी में, लगभग जितने भी संविधान है देशों में, इसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किए। आगे जाकर एक क्वेश्चन बनेगा कि क्या फ्रांस के संविधान के जो मौलिक अधिकार है उनकी प्रस्तावना में जो उनकी व्याख्या दी गई है वह क्या सही है। मतलब ऐसा समझा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो चीज़ें दी गई होती हैं उसमें मतलब न्यायिक कार्य होती है ना, उसमें वो हम नहीं लिखा पाएंगे। मतलब अगर कल को फ्रांस के व्यक्तियों के अधिकारों का हनन होता है तो उसको हम न्यायालय में जाकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आगे क्वेश्चन आएगा कि आपको प्रस्तावना में ही मौलिक अधिकार देने थे, आपको मौलिक अधिकार जब देने ही थे तो आपने इसकी प्रस्तावना में क्यों इनका समावेश किया, मूल संविधान में क्यों नहीं किया। सभी नागरिकों की जीविका प्राप्ति का अधिकार है, अपने हितों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार है, श्रमिकों को उद्योगों प्रबंधन में हड़ताल का, प्रदर्शन का, परिवार की उन्नति के लिए निःशुल्क तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य की ये चीज़ें, ये अपन नहीं पढ़ेंगे आगे वाला। आपको इसमें वो चीज़ें बताई जाएगी जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। जूम कर लेता हूँ, आपको सही दिखेगा थोड़ा सा। हाँ, संकट काल का शिशु, जो फ्रांस का संविधान है वह संकट काल का शिशु है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट दिखा हुआ है कि संकट काल का शिशु कौन से संविधान को कहा जाता है। ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस वो है फ्रांस के संविधान को कहा जाता है। 1958 के संविधान के निर्माण के समय 4 अक्टूबर 1958 को इनका संविधान है वो लागू हुआ था। वो निर्माण के समय न केवल राजनीतिक या शांति, मतलब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु क्यों कहा जाता है। जब ये संविधान निर्माण हुआ था तो इसमें चारों ओर न की राजनीति ऐसा थी वरना मृत्युकालीन की निराशा भी छाया हुई थी, राजनीतिक अस्थायित्व और सैनिक विद्रोह। मैंने आपको पहले बताया ना सैनिक विद्रोह, क्योंकि संविधान क्यों बना था, गृह युद्ध होने के कारण कोर्सिका द्वीप में, और सबसे पहले कहाँ हुआ था, अल्जीरिया में फ्रांसीसी सेना ने फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और कहा था इसको हटाओ, हमें दी गोल जैसा शासन व्यक्ति चाहिए जिसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो सैनिक विद्रोह, राजनीतिक अस्थायित्व, मृत्युकाल निराशा और राजनीतिक अशांति, ये सब चीज़ें छाई हुई थी। इससे व्यापक गृह युद्ध होने छिड़ जाने की आशंका थी। इस स्थिति का एकमात्र हल क्या कि कार्यपालिका पर जो प्रधान है, कार्यपालिका प्रधान कौन है, राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दो। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस के संविधान में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई है या फिर प्रधानमंत्री को। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा अगर ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन बनने के आसार हैं पूरे कि जो शक्तियाँ प्रदान की जाती है उसको वो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान कर दी गई थी। और 1958 जो 4 अक्टूबर 1958 का दिन संविधान बना था उसमें भी ऐसे ही कहा गया, इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जाता है, ए चाइल्ड ऑफ क्राइसिस कहा जाता है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र संविधान पर तत्कालीन संकट की, मतलब अभी भी पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उस पर संकट काल की स्पष्ट छायांकित है। अगला पॉइंट क्या है, निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। निर्मित लेकिन बिना, मतलब जो संविधान को बनाते हैं उस पर एक संवैधानिक परिषद का गठन किया जाता है, बनाने वाली एक समिति का गठन किया जाता है, परंतु यहाँ तो कुछ समिति का गठन नहीं किया गया था। इसमें दी गौल के विचारों को ही एक संविधान का रूप दिया गया था और केवल 39 सदस्यों की प्रांतदार्थी सदस्य ने 3 महीने के अंदर और दी गौल के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इसका निर्माण किया गया था। ये चीज़ें इसमें हैं। अब मैं इसको लैंग्वेज किताब की जो लैंग्वेज है उसमें समझा देता हूँ आपको कि पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है। हाँ, निर्मित संविधान, और कोई भी संविधान हो उसमें एक तो ये हो जाएगी कि निर्मित होगा, कि लिखित किसी में होगा, अलिखित, धर्मनिरपेक्ष सब में होगा, और बहुभाषी भी ज़्यादातर होता है, और कठोर संविधान भी होगा, कईयों का लचीला होता है। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अपने लिखित है, लिखित नहीं है, मतलब अलिखित है, मतलब उसको क्या सही तरीके से लिखा नहीं गया, लिखा तो गया है परंतु जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा को माना जा रहा है। जिस प्रकार विधि का शासन होता है उस तरीके से आप कह सकते हो
कि संविधान, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण दी गौल मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की प्राण शोधार्थी सभा ने किया। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, 100% लिख लो। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जाता। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका निर्माण तो किया है 39 सदस्यों की प्रारंभिक सभा ने किया और मंत्रिमंडल, तो इसको संविधान परिषद क्यों नहीं कहा? इसीलिए नहीं कहा जाता क्योंकि जो संविधान परिषद है उसका निर्माण जनता द्वारा इसे निर्वाचित किया जाता है और इसे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया है और न ही इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा दृष्टि में रखा गया। जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया और जैसे 5 व्यक्ति हैं, पांचों में 3 व्यक्तियों की राय एक सी होगी और 2 की अलग अलग होगी, तो इस प्रकार 3 राय होगी। तो मतलब उन तीनों की रायों को इस विचारधारा उनको उस संविधान में रखा गया है या फिर नहीं, उस चीज़ का नहीं है ना समावेश, तो इसके कारण इसे संविधान परिषद का संविधान कहा जाता है। इसलिए पहले बताया था, इसने तो केवल दी गौल की विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप प्रदान किया है। इस व्यक्ति विशेष की विचारधारा प्रदान नहीं होने के कारण इसे दी गौल संविधान, कोड दे गौल गिल भी कहते हैं। अर्थात जो फ्रांस का संविधान है उसे दी गौल का संविधान भी हम कह सकते हैं। इसे संकट काल का शिशु भी हम कह सकते हैं। मतलब अगर आपसे ये चीज़ें आप लिखोगे ना पेपर में, फ्रांस के संविधान को दी गौल का संविधान, संकट काल का शिशु, तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। लिखित संविधान, हाँ, पंचम गणतंत्र का संविधान भी एक लिखित प्रलेख है। इस फ्रांस के संविधान में 79 धाराएं हैं, माफ कीजिए 89 धाराएं हैं, 79 नहीं, 89 धाराएं हैं, 90 कम 1। 89 धाराओं को 16 अध्यायों में बांटा गया है। इस कारण यह संविधान पर्याप्त संक्षिप्त है। मतलब जो संविधान है ना फ्रांस में, उसमें 89 ही धाराएं हैं कुल, और 89 धाराओं को 16 अध्यायों में बांट दिया, तो ये तो बहुत छोटा संविधान हो गया, अर्थात संक्षिप्त है। इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता और अस्पष्टता भी आ गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांस के संविधान में अस्पष्टता और अपूर्णता, अर्थात फ्रांस का संविधान पूर्ण नहीं है, कहेंगे हम क्योंकि फ्रांस के संविधान में 89 धाराएं हैं और उनको 16 अध्याय में बांट दिया गया है, तो फिर ये तो छोटा हो गया। छोटा होने के कारण अपूर्णता होगी और इसमें स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को मतलब उसका वर्णन नहीं किया गया और अनेक जो महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि के बाहर ही रख दिया है कि जो निर्वाचन कानून है, संसद के दोनों सदनों का गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य आदि के संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है। कि निर्वाचन कानून, संसद के दोनों सदनों का गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक तथा सामाजिक कार्य आदि संविधान में है ना, संविधान बिल्कुल मौन है। इन्हें भविष्य के संवैधानिक कानून छोड़ दिया, मतलब इनको ये कहकर छोड़ दिया है कि भविष्य में जब कुछ संविधान में हम करेंगे परिवर्तन तो भी इन पर देखेंगे। इन मूलभूत प्रश्नों का संविधान में उल्लेख न होना उसकी अपूर्णता ही कही जा सकती है, स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। कठोर संविधान, अगली विशेषता कठोर संविधान। एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी फ्रांस में कौन सी शासन व्यवस्था है? एकात्मक। अपनाते हुए फ्रांस में कठोर संविधान अपनाने की परंपरा है। जो फ्रांस का संविधान है वह कठोर संविधान है। आ गया। संविधान में संशोधन के 2 तरीके होते हैं, मतलब प्रत्येक संविधान उसमें अगर हमें संशोधन करना होता है तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, परंतु जो फ्रांस का संविधान है उसमें संशोधन के 2 तरीके हैं। पहला क्या है? राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है और यदि संसद के दोनों सदन इसे 3/5 बहुमत से पारित कर दें तो यह संविधान का अंग हो जाता है। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझा देता हूँ कि राष्ट्रपति है ना, वो संविधान में संशोधन, राष्ट्रपति कहे कि हमें संविधान में संशोधन करना है, इसका जो विधेयक है वो संसद में पारित कर दे, प्रस्तावित कर दे, उसको दे दे, और संसद के दोनों सदन होते हैं ना, उसके लोगों द्वारा, अर्थात जो उसमें निर्वाचित किए गए हैं जनता द्वारा, उसे 3/5 बहुमत से पारित कर दें तो यह संविधान का अंग हो जाता है, अर्थात उस संविधान में संशोधन हो जाता है उस कानून में।
और दूसरा तरीका क्या है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर, मतलब कोई प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को कहे या फिर संसद का कोई सदस्य स्वयं खुद संशोधन विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। मतलब ये वही तरीका सेम ही है, थोड़ा बहुत पूरी है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित करते तो इसे जनमत पारित कर देंगे, तो सदन संसद के दोनों सदन, तो फिर इस पर जनमत संग्रह में निर्वाचकों को सम्मिलित रखा जाता है, इसका जनमत संग्रह किया जाएगा और फिर इसमें जनमत संग्रह में इसे बहुमत मिल जाएगा, तो यह भी एक संविधान का अंग बन जाएगा। संविधान में संशोधन की यह पद्धति अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होती है। हमने इसको पढ़ा तो ऐसा लग रहा है ये तो बहुत सरल है यार, आप कह रहे हो कठोर संविधान है, ये तो कैसे हो सकता है। लेकिन आगे सुनो, फ्रांस की राष्ट्रीय संसद में सामान्यतः जैसी दलीय स्थिति होती है, मतलब फ्रांस की जो राष्ट्रीय संसद में उसमें जो स्थिति होती है उसे इसे अपनाना कठिन होता है। फ्रांस में दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है भारत की तरह, वहाँ पर कोई भी दल है ना वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसे दल नहीं है वहाँ पर जो पूर्ण रूप से मतलब विकसित है, और कोई भी इनको ऐसा लगता है किसी भी 5-10 व्यक्तियों की सोच को एक जैसी मिल जाती है कि ये कैसे हैं, तो फिर वो उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करने के बाद तो आपको पता ही है कि बस फिर दलीय दल बन जाता है। व्यवहार के अंतर्गत पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डी गोल, ये कह रहा था ना मैं कि पंचम गणतंत्र है ना उसमें राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है, तो यही तो है व्यवहार के अंतर्गत। डी गोल द्वारा संविधान में संशोधन की पद्धति को मनमानी, अर्थात जो डी गोल व्यक्ति है उसके द्वारा यह जो आपको 2 तरीके बताए थे उसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर उन्होंने लागू नहीं किया, और वो अपने मनमाने तरीके से ही उस संविधान संशोधन को अपना रहे हैं। संविधान में यह भी कह दिया गया है कि देश के भूभाग अथवा गणतंत्रात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान जो 1958, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि यह जो संविधान है यह संविधान कब लागू हुआ, कब प्रकाशित हुआ, और जो डी गोल को इसका प्रथम प्रधानमंत्री था राष्ट्रपति बनाया गया था तो वह कब बनाया गया था, और डी गोल ने कितने महीनों के अंदर इस संविधान को बनाने को कहा था, और कितने महीनों के अंदर कितने सदस्यों ने उसे बनाकर दिया, ये सब आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो। हाँ, कुछ पढ़ाने में त्रुटियाँ हो सकती है, कुछ कहीं भूल चूक या फिर थोड़ा मतलब पढ़ाने की वो हैबिट नहीं है ऑनलाइन, उस तरीके से कुछ गलत भी बोल जा सकता है। गलत मतलब ऐसे नहीं कि किसी को गलत, मतलब कुछ जो पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, तो उसके लिए खेद है, और आप कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि यहाँ पर आपने ये कुछ गलत बता दिया है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। आप जैसा कहोगे उस तरीके से मतलब पढ़ाने की जो शैली है उसको करेंगे परिवर्तन। वैसे लाइक शेयर एंड कमेंट आप कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। चलो आगे चलते हैं। हाँ, 1958 का संविधान भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। संप्रभुता जनता, लोकप्रिय मतलब संप्रभुता है ना वो जनता में निहित है, और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि संविधान लोकप्रिय संप्रभुता था, ये जो संविधान है ना वो लोकप्रिय संप्रभुता बताता है, और संप्रभुता है वो जनता में निहित है। संप्रभुता जनता में निहित है, और जनता अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के हाथ में है, तो जनता अपनी शक्ति का प्रयोग अपने तरीके से करेगी, और अपने तरीके से करेगी अर्थात जो जनता को अच्छा लगेगा वो उस प्रतिनिधि को वोट देगी, और जिस अर्थात उसी चीज़ पर जनमत संग्रह होगा, और जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्य करेगी। तो इसी कारण ये संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। बस क्या है इसमें। आगे देखो, जूम कर देता हूँ, जूम नहीं होगा, आपको सही तो दिख रहा होगा ना, ये बता देना। हाँ, का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया, लेकिन जनमत संग्रह से इसे जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का ही परिणाम है। ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के, हाँ संविधान का निर्माण है वो 39 सदस्यों की परामर्शी सभा ने 3 महीनों के अंदर किया था, और डी गोल के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया था। यही है कि जो संविधान है उसका निर्माण जनता मतलब जनता ने जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जनता के द्वारा जिन निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना गया था उनके द्वारा नहीं किया गया,
लेकिन फिर भी इसे जनमत संग्रह में, क्यों संविधान बनाने के बाद 1 महीने तक उसकी जो वोटिंग हुई थी उसमें इसको 80% तक वोट मिले थे। जनमत संग्रह में से जो भारी समर्थन प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट है कि संविधान जन इच्छा का परिणाम है। ये संविधान है जन इच्छा, अर्थात यह संविधान लोगों को बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए इन्होंने इस संविधान को भारी मात्रा में वोट दिए थे और इस संविधान को स्वीकार किया था। आगे क्या, हाँ ये देखो मैं कह रहा था ये धर्मनिरपेक्ष तो लगभग सभी में होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा भी फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि राज्य है वो सभी विश्वासों का यहाँ तात्पर्य सभी धर्मों, सभी परंपराओं, सभी रायों अर्थात जो भी लोग की विचारधारा है, सभी लोगों में विचारधारा एक से नहीं होती है, किसी की अलग होती है और होनी भी चाहिए, जिससे अच्छा सही रहता है। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करते हुए कहा गया है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा, उसका सम्मान करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना समानता स्थापित करेगा। मतलब ये जो फ्रांस का संविधान है वो जातिगत भेदभाव और धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सभी विश्वासों को आदर करेगा और समानता स्थापित करेगा। यह चीज़ संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। धर्मनिरपेक्ष अर्थात ऐसा नहीं होगा कि कोई हिंदू है तो उसको अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी और कोई मुस्लिम भाई है तो उसको अलग प्रकार से शिक्षा दी जाएगी। सिख, ईसाई, इन सभी को एक प्रकार की शिक्षा ही दी जाएगी, अर्थात धर्मनिरपेक्ष को अपनाया जाएगा। आगे चलते हैं। अपनी धर्मनिरपेक्षता की धारणा बल देते हुए 2004 ईस्वी में फ्रांस की संसद में एक अधिनियम के आधार पर, याद रखो तो रख लेना, मेरे साथ हिम्मत रखना क्योंकि इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो BA की क्लासेस हैं आपकी सेमेस्टर 3 की क्लासेस लग रही है, सेमेस्टर 3 MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर, उसकी ये क्लासें हैं। क्या फ्रांस की संसद ने एक अधिनियम के आधार पर स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मुसलमान भाई उनके सिर पर स्कार्फ बांधने, यहूदियों के टोपी पहनने और सिखों की पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कि संसद में कहा गया था, एक अधिनियम पारित किया गया था कि मुसलमान है वो सिर पर स्कार्फ नहीं बांधेंगे और यहूदी है वो टोपी नहीं पहनेंगे और सिख है वो पगड़ी नहीं पहनेंगे। और इस कारण फ्रांस में मुसलमानों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति की दृष्टि रखते हुए धार्मिक पहचान के इन पहनावों पर रोक लगाई थी। मतलब मुसलमानों और यहूदियों के बीच तनाव था पर पहचान नहीं, परंतु इसका उल्टा हो गया क्योंकि जो सिख भाई होते हैं उनकी जो पगड़ी होती है वो धार्मिक जीवन और पहनावे का एक अनिवार्य अंग है। इस दृष्टि से सिख वर्ग स्वयं को आहत महसूस करने लगे थे। आहत मतलब कमज़ोर महसूस करने लगे थे, निर्बल महसूस करने लगे थे और इस कानून और व्यवस्था का विरोध किया। सिख वर्ग ने कहा कि हमको भाई तुम पगड़ी नहीं पहनने दे रहे हो, ये तो गलत बात है, इसलिए खुद को आहत महसूस किया और इस कानून का इन्होंने जमकर विरोध किया। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था इम्पोर्टेंट है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में ही इन्होंने इनका मौलिक जो अधिकार है उसका वर्णन किया गया है। ये चीज़ें हैं। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है जो कि संविधान के प्रस्तावना में की गई है, लेकिन इस संबंध में इस व्यवस्था में संविधान के किसी अध्याय में करने की अपेक्षा, मतलब संविधान है उसके किसी अध्याय में नहीं की है बल्कि संविधान की प्रस्तावना में की गई है। ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी। संविधान की प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों की घोषणा पत्र, जो 1789 है उसके मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है कि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। व्यक्ति के स्वास्थ्य, भौतिक उन्नति, सुख सुविधा, उसको हड़ताल करने का अधिकार होगा, शिक्षा सुविधाओं का प्रसार होगा। पश्चिम पंचतंत्र होते हुए पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर समाजवादी प्रभाव स्पष्ट रूप से अंकित है।
कि नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार होगा, अपने हितों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार होगा, हड़ताल का अधिकार होगा, प्रदर्शन करने का अधिकार होगा, अपनी मांगों की पूर्ति करने का अधिकार होगा, और श्रमिकों उद्योगों के प्रबंध में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। ये चीज़ लिखनी है कि श्रमिकों को उद्योगों के होगा, हड़ताल का होगा, प्रदर्शन का होगा, स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समान होगा। ये सब चीज़ें लिखनी, अधिकार तो ऐसी होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था क्या है कि अधिकार पत्र जो ये 1789 के मान्य अधिकार घोषणा पत्र की थी, वह मूल संविधान के स्थान पर प्रस्तावना का भाग होने के कारण यह भी विवादास्पद है कि अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर है अथवा नहीं। तो कल जब अधिकार का खनन होगा, उसका हनन होगा, तो जो उस अधिकार की रक्षा करेगी वो उसका भार है, अर्थात उसका जो दायित्व है वो न्यायपालिका पर है या फिर नहीं। क्योंकि आपने इस संविधान के मौलिक अधिकार है उसको तो प्रस्तावना का भाग बना दिया है, मूल संविधान का भाग नहीं बनाया है आपने, इस अध्याय में नहीं किया बल्कि प्रस्तावना में की गई है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको जो कल नो अधिकार का हनन होगा तो वो आप उसका भार न्यायपालिका पर होगा। ये चीज़ है, ये इसकी बहुत ही बड़ी गलती है इस संविधान की। अगला, संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। फ्रांस के संविधान में संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था दोनों को समन्वय किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, काफ़ी बार पूछा गया है कि पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख और संभवतः सबसे अधिक प्रमुख विशेषता संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय है। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान द्वारा फ्रांस में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन फ्रांस की विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के कारण संसदात्मक व्यवस्था में अनेक दुर्बलता अनुभव की गई है। इस संसदात्मक व्यवस्था में उसमें अनेक दुर्बलता महसूस की गई है। इसी कारण उन्होंने कार्यपालिका है उसके प्रधान राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई है, जिसके कारण डी गोल है उस संविधान में मनमाने तरीके से संशोधन कर रहे हैं। दोबारा बताता हूँ कि पंचम गणतंत्र का जो संविधान है उसकी एक प्रमुख और संभवतः सबसे अधिक प्रमुख विशेषता यह है कि संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था के तत्वों का समन्वय कर दिया गया, अर्थात इसको और इसको दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। और जो चतुर्थ गणतंत्र है उसके संविधान द्वारा फ्रांस में जो चतुर्थ गणतंत्र था उसमें फ्रांस में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया था, परंतु जो फ्रांस की विशेष राजनीति अर्थात विशेष राजनीति यहाँ तात्पर्य ले जाएगा जो सैनिक विद्रोह हुआ था ना और गृह युद्ध होने की आशंका व्यक्त की गई थी, उसके कारण संसदात्मक व्यवस्था में अनेक दुर्बलताएं अनुभव की गई थी, जिनके प्रकाश में पंचम गणतंत्र के संविधान में संसदात्मक एवं अध्यक्षतात्मक तत्वों का समन्वय किया गया है। ये आपको इतना ही पढ़ना है, आगे देखते हैं इतना ही है या फिर और है सॉरी। क्या आगे कि पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान होने के स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। मतलब जो फ्रांस के 500 गणतंत्र का जो राष्ट्रपति बनाया गया है वो भारतीय राष्ट्रपति या ब्रिटिश सम्राट के समान होने के स्थान पर उसके स्थान पर अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई है और बिहार में भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने ही विवेक के आधार पर करता है। उसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंचम गणतंत्र के संविधान में प्रधानमंत्री को ज़्यादा शक्ति दी गई है या फिर राष्ट्रपति को। इसमें राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्ति दी गई क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और बिहार में भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग खुद करता है। इसलिए तो चतुर्थ गणतंत्र से 5वां गणतंत्र बनाया गया था। कुछ फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती है। आगे अतः पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था के संबंध में ब्रोगन के शब्दों में कहा जा सकता है यह न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षतात्मक संविधान है, मतलब इसमें दोनों का मिश्रण कर दिया है। इसलिए अमेरिका में क्या अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है ना, तो न तो अमेरिकी ढंग का अध्यक्षतात्मक संविधान है और न ही यह ब्रिटिश ढंग का संसदात्मक संविधान है, वरन यह दोनों का मिश्रण है। और यह मिश्रण क्या सुखद रहेगा, यह सिद्ध कब होगा, यह होगा नहीं, यह देखना अभी बाकी है और इसे देखना बहुत ज़रूरी भी है। वास्तव में यह एक ऐसा संविधान है जिसके प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कठिन है। सत्य यह है कि यह एक ऐसी वर्ण संकर व्यवस्था है जिसमें दो संवैधानिक सिद्धांतों संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षतात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जो कि अमेरिकी की प्रमुख विशेषता है और
नहीं माफ़ कीजिएगा, संसदात्मक संविधान जो कि ब्रिटिश का प्रमुख है और अध्यक्षात्मक जो कि अमेरिका का प्रमुख है के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है। और यह चेष्टा सुगध होगी या फिर नहीं, यह देखना ही होगा। वास्तव में डी गोल का उद्देश्य सिद्धांतिक बातों में लिखी होती है उन बातों में खो जाने के बजाय सिद्धांत की जो बात है ऐसे व्यवहारिक था। हमारे व्यवहार में क्या है, जो हम रोजमर्रा की चीज़ें करते हैं, व्यवहारिक संविधान को अपनाना था जो फ्रांस को राजनीतिक स्थायित्व और प्रशासनिक कुशलता प्रदान कर सके। पंचम गणतंत्र का संविधान बहुत कुछ सीमा तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। अभी लगभग 36 मिनट की क्लास हो गई है। अगर इतनी मिनट में क्लास में आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना। चलो फिर आगे चलते हैं। अभी 5 मिनट का वो टॉपिक है, उसको ख़त्म करके बस आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका, मतलब राष्ट्रपति को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं कि चतुर्गुणीय सुधार का सबसे बड़ा दोस्त क्या था, राजनीतिक अस्थिरता था, प्रशासनिक दुर्बलता थी। इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे प्रमुख कारण क्या था, इस संविधान के द्वारा शक्ति संपन्न विधायिका और इसके साथ निर्बल कार्यपालिका व्यवस्था की गई थी। अतः कार्यपालिका अस्तित्व न्याय के सिद्धांत वन विहार में पूर्णतः विधायिका की इच्छा पर नहीं। बताइए, चतुर्थ गणतंत्र की संविधान की बात हो रही है कि जो कार्यपालिका अस्तित्व न्याय के सिद्धांत में था, सिद्धांत में भी नहीं था, वन विहार में पूर्णतः विधायिका की इच्छा पर निर्भर था। पंचम गणतंत्र के संविधान द्वारा इसे परिवर्तित कर नितांत विपरीत रूप प्रदान किया गया। इसके द्वारा एक अत्यधिक अधिकार संपन्न राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, अर्थात राष्ट्रपति को शक्तिमान बनाया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वही नियुक्त करता है और उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। मतलब राष्ट्रपति कार्य करेगा उसमें प्रधानमंत्री की जो हस्ताक्षर है वो उसकी आवश्यकता नहीं है। और जो सैनिक और असैनिक नियुक्तियाँ करता है वह भी राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। और जो संधियाँ होगी उसकी वार्ता भी राष्ट्रपति करेगा। संसद को जो संदेश भेजेगा वही भी राष्ट्रपति करेगा। और कोई भी मतलब बाहर से कोई आता है राजदूत, उसके साथ भी बात भी राष्ट्रपति करेगा अर्थात संधियाँ करेगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान था राज्य का संरक्षक है। जो बात राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को बहुत निर्बल कर देती है। कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संविधान था राज्य का संरक्षक है, तो फिर विधायिका निर्बल हो जाएगी। वह यह है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग कर नवनिर्वाचन का आदेश दे सकता है। क्या समझो कि राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका की स्थिति को बहुत निर्बल इसलिए बना दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर नवनिर्वाचन था उसको दोबारा से आयोजित करने का आदेश दे सकता है। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति भी सीमित है और वह केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगी जिनकी सूची संविधान में दी गई हो, परंतु व्यवहार में तो असल बात यह है कि वह उन्हीं विषयों पर कानून बनाती है जिन विषयों पर राष्ट्रपति आज्ञा देता है, उन्हें आदेश देता है अर्थात उसकी इच्छा होती है। मेन चीज़ तो ये है, व्यवहार की बात तो ये है। आइए चलो आज का लास्ट टॉपिक का जो पॉइंट है उसका लास्ट है राजनीतिक दलों का संवैधानिक मान्यता। फ्रांस के संविधान में पहला ऐसा संविधान है जिसमें राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की गई है और यह बहुदलीय है। इसमें शासन व्यवस्था फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था है। वर्तमान समय के सभी प्रजातंत्रीय राज्यों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये तो सबको ही पता है कि राजनीतिक दल वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अदा करते हैं। लेकिन ब्रिटेन, भारत और अमेरिका आदि इन सभी देशों में राजनीतिक दल इस दृष्टि से संवैधानिक नहीं है कि संविधान में उनका कोई उल्लेख होता है। भारत हुआ, ब्रिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, उसमें क्या मतलब राजनीतिक दल है ना, उनको संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। आपको मैं सिंपल सुनाता हूँ। जैसे ब्रिटेन, भारत और अमेरिका है ना, तो उसमें राजनीतिक दल है उनका संविधान में उल्लेख नहीं किया था, उनको संवैधानिक मान्यता नहीं दी है। और वहीं फ्रांस के पंचम गणतंत्र में इनको मान्यता दी गई है और यही इस संविधान की विशेषता हो गई। नहीं, फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान में राजनीतिक दलों को स्पष्ट मान्यता प्रदान की गई है और मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा
और राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्र पर हो सकता है, मतलब कोई भी इसका निर्माण कर सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ राजनीतिक कार्यों का संचालन भी कर सकते हैं। परंतु राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। क्या है कि जो राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रता पर हो सकता है और वे स्वतंत्रता के साथ कार्य भी कर सकते हैं, परंतु राजनीतिक दलों के लिए यह बात अनिवार्य है कि वे राष्ट्रीय संप्रभुता के और प्रजातंत्र के सिद्धांत का आदर करें। ये बात है, ये नहीं पढ़ेंगे अपन, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। बाकी चलते हैं। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ बतानी है कि फ्रांस में कितने राजनीतिक दल है। उसमें बहुदलीय व्यवस्था है। तो बहुदलीय व्यवस्था है, एक सेकंड रुको, जूम करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फ्रांस में राजनीतिक दल है, उनमें से कोई 2 या फिर 3 राजनीतिक दलों के नाम बताइए। तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। एक तो दी गोल ने निर्माण किया है इस संविधान का, तो दी गोलवादी तो होगा ही, दी गोलवादी दल। इसे यूएनआर भी कहते हैं इस दल को। इस दल का दूसरा नाम है यूएनआर, यूनियन ऑफ द न्यू रिपब्लिक। और इसको नवीन गणतंत्र के लिए संघ भी कहते हैं। इसे आप याद रखना, दी गोलवादी दल से यूएनआर कहते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा जैसे साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी। और तीसरा हो जाएगा, जगह नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा, तीसरा हो जाएगा समाजवादी दल। और एक यूएनआर बता दिया आपको, और एक साम्यवादी दल बता दिया आपको। 3 याद कर लेना। यूएनआर को दी गोलवादी दल भी कहते हैं, और साम्यवादी हो ही जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी। और समाजवादी दल है ना, ये सोशलिस्ट पार्टी होती है, इसी कहानी से SFIU कहते हैं। SFIU अर्थात सोशलिस्ट पार्टी। और चौथा याद करना चाहो तो याद कर लेना, नेशनल फ्रंट। वैसे 2 ही पूछे जाएंगे, 2 ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो आप एक तो यूएनआर याद रखना, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी याद रख लेना, कामरेड जैसे। साम्यवादी दल, तीसरा नेशनल फ्रंट रख लेना, बहुत है। समाजवादी रखो तो रख लेना, आपकी मर्जी है। अगला लास्ट इसकी विशेषताएं, संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। संवैधानिक परिषद की व्यवस्था, आप तो कह रहे थे कि ये संवैधानिक परिषद अर्थात इसको संवैधानिक परिषद संस्था ही नहीं है, ये अलग है। आपको बताता हूँ, जो फ्रांस का संविधान है उसमें संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है। नवीन संविधान की एक विशेषता संवैधानिक परिषद के रूप में एक ऐसी संस्था की स्थापना है जिसका समरूप संभवतः अन्य किसी देश में नहीं मिला। मतलब ये जो इसका स्वरूप इसके जैसा है ना, वो अन्य किसी देश में नहीं मिलता। ऐसी संस्था की स्थापना है। इसमें क्या किया है, संवैधानिक परिषद का में 9 सदस्य। आपसे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संवैधानिक परिषद में कितने सदस्य हैं। आप कहोगे 9 कि 9 सदस्य। हाँ, कहे तो संवैधानिक परिषद में जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त हो गए। आप कहोगे 9, क्या बात कर रहे हो, 9 ही सदस्य और 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते। हाँ सर, सही है, ये भी आपको आता है। तो तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि जो इसमें सदस्य है वो कितने वर्ष बाद हट जाते हैं, अर्थात अवकाश ले लेते हैं। अवकाश कहने की जगह लिखा है अवकाश, अर्थात हट जाते हैं। कि सर इसमें तो 1/3 सदस्य है ना, 1/3 सदस्य वो अवकाश ले लेते हैं। 1/3 सदस्य प्रति अवकाश। सर वो कौन से वर्ष अवकाश लेते हैं, 1/3 तो यही है। तो सर तीसरे वर्ष याद रख लो, याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। तीसरे वर्ष याद वो ले लेते हैं अवकाश। सर इसका कार्य क्या है, क्या इसका कार्य है चुनाव, जनमत संग्रह और कानून की वैधानिकता की जांच करना, अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन। इसका चुनाव करना और किसी विषय पर, किसी भी कानून पर, किसी राय, किसी भी ऐसे कोई भी हो गया टॉपिक, उस पर राय लेना, जनता की जनमत संग्रह हो गया, और कानून की वैधानिकता क्या था, न्याय पुनरावलोकन कह दो, और चुनाव करने के लिए ये इसके कार्य है। तो सर और कोई कार्य है, वो एक कार्य और है। इसका कार्य है कि संकट काल की घोषणा के पूर्व राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी है कि यह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले।
मतलब जब भी संकट काल आ जाए तो राष्ट्रपति ऐसे करे ना कि मैं संकट काल घोषित कर रहा हूँ, तो राष्ट्रपति को यह जरूरी है कि वह संवैधानिक परिषद से पहले बात करें, उससे परामर्श लें। और संवैधानिक परिषद का एक कार्य चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा। ये तो हो गया चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण और परिणामों की घोषणा है। सब दूसरे दोबारा बताओ, समझ में नहीं आया। संवैधानिक परिषद है वो है, इसमें 9 सदस्य होते हैं, 9 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ले लेते हैं। और इसका कार्य क्या है कि अगर संकट काल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति तो उसे इससे बात करनी पड़ेगी संवैधानिक परिषद। और दूसरा कि जनमत संग्रह और का चुनाव हो तो उसकी व्यवस्था रखो, उसके परिणामों को घोषित करने की, और क्या कानून की वैधानिकता की जांच, ये सब है। वो सर समझ में आ गया। तो आप मतलब कोई भी टॉपिक को आराम से पढ़ोगे तो हो जाएगा। आपको ये क्लास लग रही होगी कि 45 मिनट की क्लास है, परंतु एक बार ये आपने क्लास लगा ली ना तो मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर आप इसको, अगर मैंने 46 मिनट की क्लास ली है, अगर मैं बताना चाहता आपको 20 मिनट में बता देता, जल्दी जल्दी पढ़कर और जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता, पर मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से और एक चीज़ को 2-3 बार समझाने का प्रयास किया है ताकि वो आपको याद हो जाए कक्षा के अंदर ही, बाद में आपको नहीं पढ़ना पड़े। वरना तो इस क्लास को लोग तो 10 मिनट में भी ख़त्म कर देते हैं और 15 मिनट में भी कर देते हैं, और कई है वो तो फिर अपर लेवल की हो जाती है, वो तो इसमें 4 घंटे भी ले जाते हैं। फिर वो तो IAS RAS उनकी तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से होता है, तो उसको तो पूरा पढ़ना पड़ता है। हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है जो BA के सत्र के लिए काफ़ी रूप से लाभदायक होती है और MGS यूनिवर्सिटी उनको बार बार पूछी जा रही है। तो ये मतलब आधी घंटा 40 मिनट अच्छा है, क्लास में इतने में हो गया आपका टॉपिक। बाकी आप बता सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है कि इस क्लास को आपने बड़ी कर दी, इसको 20 मिनट का करें, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी तरीके से पढ़ाऊँ, या फिर और कुछ परिवर्तन करना है और कहीं गलती हो गई है, गलती से कुछ गलत बता दिया गया है तो वो आप बता देना, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। और जय हिंद जय भारत।